students, Vishal Chhabra Academy once again welcomes you all. In the previous class, we were doing systems for CTET 2020. We had done respiratory system and circulatory system in the last class. Today we will do excretory system, male reproductive system and female reproductive system as far as CTET 2020 is concerned, or for the class 8th. That's it, not more than that. क्योंकि 12th में 10th में भी ये वाले systems हैं, but when we will be taking up those topics तो वो elaborately लेंगे. अभी उतना ही मैंने डिस्कस किया है जितना कि CTET 2020 के लिए या 8th क्लास के बच्चों के लिए सफिशिएंट है. So we should start. Excretory system in human beings. There are number of toxic substances in a body which have to be removed as they are harmful for body. हमारी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं. दे हैव टू बी रिमूव्ड. तो ये काम कौन करता है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट? द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, salts and uric acid and other non-useful materials is called excretion. अब इसमें एक important question आ जाता है, what are the products that are excreted from the human excretory system? तो ये basic हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेट्रा, ठीक है? और सॉल्ट्स भी होते हैं कुछ. तो ये मल्टीपल चॉइस में जैसे सीटेट में आता है उसमें यू हैव टू चूज, ठीक है? फिर है human beings have an excretory system composed of a pair of kidneys. 2 kidneys होती हैं human excretory system में, और ureters होते हैं. ये हैं ureters जो कि यूरिन को कहाँ लेकर जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में. The tubes which connect the kidneys with the urinary bladder उनको ureters कहते हैं, ठीक है? यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो टेम्पररीली यूरिन को स्टोर करके रखता है. जब हम लोग को वॉशरूम जाना होता है तो वी फील हैवी इन आवर एब्डोमेन. दैट हैवीनेस इज बिकॉज ऑफ द फिलिंग ऑफ दिस सैक. क्योंकि ये सैक भर जाता है यूरिन से, इसलिए ये जो है हम लोगों को हैवी लगता है एंड वी फील लाइक गोइंग टू टॉयलेट, राइट? तो इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विद फ्लेक्सिबल वॉल्स. इसकी वॉल्स फ्लेक्सिबल होती हैं. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है. रिलैक्सेशन तब होती है जब हम पास कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तब करती है जब हमारे अंदर होल्ड होता है. और ये जो खुलता है वो यूरिथ्रा से खुलता है जहाँ से यूरिन जो है वो पास हो जाता है, राइट? ब्लड कंटेन्स मेनी वेस्ट मटेरियल्स विच आर कैरी टू किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन. ब्लड के अंदर बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनका कि बाहर निकलना बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है, और वो काम कौन करता है? किडनीज करती हैं, ठीक है? During filtration of the blood, many useful things also get filtered along with the waste things. इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी यूजफुल चीज़ें भी निकल जाती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए सही हैं, यूजफुल हैं, राइट? दे आर रीएब्जॉर्ब्ड. उनको फिर रीएब्जॉर्ब किया जाता है. एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर. और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, उसको ही हम यूरिन कहते हैं. तो यूरिन क्या हुआ? इट्स वाटर प्लस वेस्ट मटीरियल्स, ठीक है? यूरिन कंटेन्स, अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है? यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 2.5% जो होता है वो यूरिया होता है, और 2.5% जो होते हैं वो अदर वेस्ट होते हैं, ठीक है? तो ये है यूरिन का कॉम्पोजिशन. यूरिन इज कलेक्टेड फ्रॉम किडनीज थ्रू यूरेटर्स. ये जो किडनी से यूरिन है वो कहाँ जाता है? यूरेटर्स में जाता है, ठीक है? दैट ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि कहाँ खुलता है? यूरिनरी ब्लैडर में. When bladder gets full, जब bladder full हो जाता है, urine is passed out through urethra. Urine pass हो जाता है, as I already told you. In case both kidneys do not work, blood is cleaned to the process of dialysis. कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा डायलिसिस पेशेंट्स होते हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी किडनीज जो है वो काम नहीं कर रही होती हैं, तो उनको फिर आर्टिफिशियल उस पर रखा जाता है, उनकी ब्लड की पूरी प्यूरिफिकेशन की जाती है. दैट प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड इज नोन एज डायलिसिस. और लास्ट एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर बिल्कुल ही किडनीज का डायलिसिस से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है, राइट? फिशेस एंड अदर aquatic animals excrete their waste products in the form of ammonia. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फिशेस हैं कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जिसमें हम लोग एक्सक्रीशन होती है. जैसे फिशेस वगैरह में और aquatic ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया इज द प्रोडक्ट जो निकलता है.
बर्ड्स और रेप्टाइल्स में ये यूरिक एसिड होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी वही उसी में सीटेट में मल्टीपल चॉइस में आता है कि इनमें से कौन सी ऐसी फॉर्म है जो कि बर्ड्स निकालती हैं, एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है। और हम लोग जो मैमल्स हैं वो जनरली यूरिया निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, राइट। तो हम लोगों ने ये सीखा कि किडनीज जो होती हैं वो फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं। यूरेटर से जो यूरिन जो बनता है रीअब्जॉर्ब होके वो यहाँ पे जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जब वो इकट्ठा हो जाता है तो मसल्स होती हैं उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं और यूरिथ्रा के यूरिन पास होता है। फिशेस में जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ये होता है मेजर, बर्ड्स में ये होता है और मैमल्स में ये होता है, ठीक है। एज फार एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सीटेट इज कंसर्न एंड 8th क्लास इज कंसर्न, इतना हमारे लिए अभी इनफ है, ठीक है। तो अब हम नया टॉपिक लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि सिस्टम्स जो हैं वो उसमें कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। अभी हम पहले सारे टॉपिक्स कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज मैं करूंगी। जैसे 30 नंबर का सीटेट का साइंस का पोर्शन होता है, उसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंटेंट से आते हैं, जो जनरली 6 से लेकर 8th क्लास तक के बेसिक होते हैं, और उसमें कुछ क्वेश्चंस 9th और 10th के भी होते हैं। और बाकी जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो साइंस पेडागोजी के होते हैं। साइंस पेडागोजी के बहुत जैसे हिमांशी मैडम है वो भी लेती हैं, और बाकी भी काफ़ी टीचर्स हैं जो कि लेते हैं। हम लोग कंटेंट पार्ट ही लेंगे। अगर आप कहेंगे इफ़ यू आस्क फॉर दिस तो हम पेडागोजी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, बट 20 मार्क्स का जो ये आपका है 20, कई बार 21, कई बार 22 भी होता है, तो ये हम इतना तैयार कर लेंगे कि इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी फॉर्म का साइंस का तो यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। तो हम लोग अब करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज के लिए ही रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। आगे स्पीशीज का कॉन्टिन्यूएशन मतलब जैसे कि अब जो है बंदर की सीरीज है वो आगे बंदर, मैमल्स करेंगे, रेप्टाइल्स करेंगी। तो एक स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए उसको कॉन्टिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया। और जैसे हाइड्रा जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। पैरामीशियम जो है वो बाइनरी फिजन, अमीबा बाइनरी फिजन करता है, अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन करता है, ठीक है, 2 टुकड़ों में मल्टीपल फिजन भी करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नीड्स 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें कि 2 गैमीट्स चाहिए होते हैं, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, राइट। और जो स्पर्म्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट, तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव जो गैमीट्स हैं वो स्पर्म्स हैं और जो फीमेल गैमीट्स हैं वो ओवम हैं, ठीक है। स्पर्म्स फ्रॉम मेल एंड ओवम फ्रॉम फीमेल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और उससे जाइगोट बनता है और जाइगोट बड़ा होकर एम्ब्रियो बनता है और हम ह्यूमन बींग्स बनते हैं, राइट। स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और जो लार्ज नंबर्स में रिलीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मेनी ऑफ देम डाई व्हाइल जर्नी टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। फिर है फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। एक्सटर्नल मतलब कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर इनसाइड द बॉडी होती है जैसे हम ह्यूमन बींग्स में हैं तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इन फिशेस एंड फ्रॉग्स फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। जैसे फ्रॉग्स होते हैं और फिशेस होती है तो वो अंडे अपने बाहर देते हैं, बाहर ले करते हैं, वहीं फर्टिलाइजेशन होती है पानी में और वहीं पर उनकी जो है जाइगोट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड ऑल स्पर्म्स एंड ओवा आर एनक्लोज्ड इन अ जेली लाइक सब्सटेंस। और जितने भी ये फिशेस एंड फ्रॉग्स में होता है इसमें ये लोग जो स्पर्म्स भी होते हैं और जो ओवा भी होते हैं उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो इंक्लोज होते हैं। और उससे जेली लाइक सब्सटेंस किसके लिए होता है? उनकी प्रोटेक्शन के लिए। फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर ही होता है, मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है। एंड जाइगोट जो है वो हैच इनटू टैडपोल्स, और जाइगोट जो है वो किस में हैच करता है? टैडपोल्स में।
इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नंबर ऑफ एग्स इज ऑल्सो मोर, इसमें नंबर ऑफ एग्स भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेडेटर्स का भी डर रहता है कि खा जाएंगे, और वैसे भी मतलब प्रकृति का भी पूरा वो होता है कि बारिश है, पानी की कमी है, कुछ है, तो उसके लिए नंबर ऑफ एग्स एंड नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है दे प्रोड्यूस आर ऑलवेज लार्ज इन नंबर, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बट ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो ये होती है रिप्रोडक्शन वो इंटरनल होती है। फीमेल जो है दैट डिपॉजिट, मेल जो है दैट डिपॉजिट्स हिज स्पर्म्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल एंड स्पर्म्स स्विम ओवर टू ओवम एंड द फर्स्ट वन टू रीच फर्टिलाइजेस द एग। अब जैसे स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द लार्ज नंबर, सो जो फर्स्ट एग को फ्यूज करेगा वही उसी से जाइगोट बनता है, ठीक है। अब आता है, ये बेसिक था रिप्रोडक्शन के बारे में, इसमें से कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आते। अब जो आएंगे वो जैसे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा, इसमें मेन पार्ट्स कौन से होते हैं इसके ये आएगा और इनका फंक्शन क्या होता है, दैट्स इट। जैसे टेस्टिस होते हैं, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द स्पर्म्स, इनका मेन काम होता है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालना, जिसकी वजह से कि मेल के जो फीचर्स आते हैं जैसे भारी आवाज़ हो गई, उनका बिल्ट हो गया, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं वो भी मैं अभी करवाऊंगी, बट अभी फिलहाल आप ये समझिए कि टेस्टिस का क्या मेन रोल होता है, प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स, एंड जो एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स होते हैं मेल के वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, राइट। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ मेल्स में होता है। They hang outside the body in a big structure, bag-like structure called as scrotal sacs, और जो ये होते हैं ये बॉडी के बाहर हैंग कर रहे होते हैं, वो भी scrotal bags में। वो इसलिए क्योंकि इनको बॉडी से, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री और जो टेस्टिस के फंक्शनिंग के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो उससे कम चाहिए, तो इसकी वजह से दे हैंग आउटसाइड द बॉडी सो दैट वो उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। टेस्टिस ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे मैंने अभी बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं और रिलीज करते हैं कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी मेल के अंदर ही होती है और इनका काम होता है प्रोस्टेट फ्लूइड को सिक्रीट करना। इट इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सीमेन। जो मेल के सीमेन होता है जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं उसको जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तो एक ऐसी ट्यूब है दैट कैरीज द यूरिन और सीमेन। मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जहाँ से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म्स भी पास होते हैं, सीमेन भी पास होता है, उस ओपनिंग को यूरेथ्रा कहते हैं। दिस इज कॉमन इन मेल्स, ये दोनों सीमेन के पास करने के लिए भी और यूरिन के पास करने के लिए भी मेल हैज द ओनली सिंगल ओपनिंग, सो दिस इज यूरेथ्रा, राइट। फिर है पेनिस। पेनिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच हैज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। और इसमें भी जनरली टेस्टिस के ऊपर ही आता है कि व्हाट डज इट डू, इसमें कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, विच वाला हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय दिस। इसमें कोई मेजर नहीं है, बट ठीक है हम छूते हुए चल रहे हैं कि ताकि कोई भी टॉपिक हमारा एनसीईआरटी में से 6 to 8 और 9, 10 के जो टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं वो रह ना जाए, ठीक है। अब हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ विल डू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द मेजर पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ओवरीज। ओवरीज हैं जिनका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल का। इट प्रोड्यूसेस ओवा, इसका काम क्या होता है, एग्स प्रोड्यूस करना। Females are born with hundreds of undeveloped female egg cells or ova which are stored in the ovaries and released every month when puberty comes. जब एक फीमेल बॉर्न होती है तो ये एग्स उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेल में नहीं होते, लेकिन फीमेल के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। बस ये होता है कि वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है। एंड व्हेन द गर्ल कम्स टू द प्यूबर्टी 12-13 साल की उम्र में, तब ये एग्स जो है इमेच्योर होने शुरू हो जाते हैं और रिलीज होते हैं, ठीक है, रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं ओवरी से, राइट। अनयूज्ड एग्स, जो कुछ ऐसे एग्स होते हैं ना, मतलब जैसे कि जो अगर स्पर्म मिल जाता है देन अ गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट, बट इफ द स्पर्म इज नॉट अवेलेबल, तो ये जो अनयूज्ड एग्स हैं वो क्या होते हैं, हर मंथ मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, रिलीज हो जाते हैं, जिसको कि जो ब्लड निकलता है बॉडी से बाहर, तो वो एक्चुअली एंडोमेट्रियम होता है और ये अनयूज्ड एग्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से। दैट प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और जो ओवरीज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओवरीज जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन,
अच्छा, फिर आती है फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स ये होती हैं, थ्रू द फेलोपियन ट्यूब एग सेल ट्रेवल्स टू द यूट्रस। अब यहाँ से जो एग है वो कहाँ जाता है, यूट्रस के अंदर, राइट, इम्प्लांट होने के लिए। एंड ईच ओवरी इज कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय फेलोपियन ट्यूब। मतलब ये जो ओवरीज हैं ये यूट्रस से कनेक्टेड होते हैं थ्रू फेलोपियन ट्यूब, जिससे कि एग की जर्नी होती है टुवर्ड्स यूट्रस, राइट। फिर है विच हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ द मैच्योर्ड एग टू यूट्रस। मतलब फेलोपियन ट्यूब का क्या काम है, मतलब उसको यहाँ पे यूट्रस पे इम्प्लांट करना, ठीक है। यूट्रस क्या है, यूट्रस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर हेल्ड इन द प्लेस बाय लिगामेंट्स एंड मसल्स। यूट्रस के अंदर लिगामेंट्स होते हैं और मसल्स होते हैं, वही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। इट्स इनर लाइनिंग इज ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रियम। इसकी जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। यही जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो टूट कर निकलती है बॉडी से, ठीक है। एंड शेड एज मेंस्ट्रुअल फ्लूइड पीरियोडिकली। मैंने बताया ना कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के फॉर्म में हर मंथ ये निकलती है टिल प्रेगनेंसी अकर्स, जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ पे जाइगोट होता है जो कि बॉडी के अंदर रहता है, वूम के अंदर, और फिर वो एम्ब्रियो बन जाता है, राइट। अच्छा, फिर आ जाता है सर्विक्स। सर्विक्स जो है इट इज अ रिंग ऑफ मसल लोकेटेड एट द लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के लोअर पोर्शन में ये सर्विक्स होता है, राइट। इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द यूट्रस एंड वजाइना। यूट्रस और वजाइना के बीच का जो बैरियर है, मतलब इसकी जो बीच की जगह है उसको सर्विक्स कहते हैं। उसके बाद आता है वजाइना, द लास्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये इलास्टिक होता है, मस्कुलर होता है। दिस इज दैट पोर्शन ओनली फ्रॉम द वेयर द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कम्स आउट, ठीक है। और इसी से दिस इज द ओनली ट्यूब फ्रॉम विच द स्पर्म्स एंटर इनटू द बॉडी। यहीं से स्पर्म्स की एंट्री होती है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब जाइगोट जो अगर बन गया है दैट विल फॉर्म एम्ब्रियो। सो दिस इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रही है, इसके लिए इस फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बर्ड्स में भी होती है, बट दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। लेकिन वो अंडे देते हैं, और अंडे देने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बर्ड्स वगैरह होती है उनको ओविपेरस कहते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओविपेरस मतलब एग लेइंग। प्रीवियस क्लास के भी नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, हम पहले नहीं डले हुए थे, और ये वाले भी मैं पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज आप ये समझ लीजिए बस। ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग, ठीक है, और विविपेरस का मतलब होता है जो गिव राइज टू यंग वन, जैसे हम लोग हैं। विविपेरस मतलब जहाँ पे यंग वंस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, फिर कुछ प्रोसेस, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने सारे इनको कंपाइल किया हुआ है कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस किस में होता है, क्या होता है। देखो, एग ऑफ अ बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म्स इनटू द लावा। हमने देखा हुआ है बटरफ्लाई का जो अंडे होते हैं, आप कभी भी देख लीजिए, जो मलबरी लीव्स होती हैं, शहतूत के जो पत्ते होते हैं ना, उनकी बैक साइड पे कुछ अगर एग्स तुम्हें नजर आ जाते हैं तो यू कैन स्टोर इन अ बॉटल, एक कांच की बॉटल में कर सकोगे, तो उसमें तुम देखोगे थोड़े टाइम बाद वो पत्ती खाते खाते जो एग्स हैं वो दे विल बी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू लार्वा, कीड़े के रूप में, लार्वा के रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। देन इट चेंजेस इट्स अपीयरेंस, बिकम्स अ प्यूपा। फिर उसके बाद ये क्या करता है, अपने चारों तरफ वो एक शेल से बना लेता है और क्या बन जाता है, प्यूपा। ये मैंने जब सिल्क का लाइफ साइकिल करवाया था तभी ये बताया था, ठीक है। एंड फाइनली इट टेक्स द अपीयरेंस ऑफ एन एडल्ट बटरफ्लाई। फिर उसके बाद ये फिर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली एग्स ऑफ फ्रॉग्स, जो फ्रॉग्स के एग्स हैं वो भी हैच करके क्या बनाते हैं, टैडपोल्स। आपने देखे होंगे छोटे छोटे पतले पतले फिशेस लाइक होते हैं, वो एकदम बहुत तेज उछलते हैं, स्लाइमी से टचिंग होती है, तो टच होता है उनका, तो दे आर नोन एज टैडपोल्स विच लुक टोटली सिमिलर टू एडल्ट फ्रॉग्स। उसके बाद फिर वो बड़े फ्रॉग में बदल जाते हैं, ठीक है। they undergo metamorphosis. This process जहाँ पर एग से एक पूरा कंप्लीट साइकिल होता है, एग से लावा, लावा से एडल्ट, या फिर जैसे फ्रॉग से एडल्ट, तो ये जो प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी स्टेज आ रही है ना, वो दूसरे स्टेज से थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, अब है कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के द्वारा। इसी तरह से फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं, वो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, और ओवरी से रिलीज होते हैं। तो ये हार्मोन्स हैं क्या, और कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, और मतलब इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब हम अब पढ़ेंगे। हार्मोन्स होते हैं, these are the chemicals produced by the endocrine glands that are sent to the target site by the blood.
हार्मोन एक ऐसी केमिकल है जो कि टारगेट साइट पे जाता है और किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, तो जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, अच्छा इसमें है फिर है कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये उसी में आ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्म था तो इसलिए मैंने अलग से लिया है इसको। उसको मेनार्क कहते हैं, मेनार्क। ये 10 से लेकर 12 साल तक की लड़कियों के जो पीरियड स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, तो उसको मेनार्क कहते हैं। और ये अप टू 45 टू 50 ईयर्स तक चलती है, और जब 45 टू 50 ईयर्स तक जब ये स्टॉप होने लगता है तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग को मेनार्क कहते हैं और जो एंडिंग को मेनोपॉज कहते हैं। राइट, ये टर्म्स हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने लिया है इसको। फिर है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कौन कौन से हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं मेल के द्वारा और फीमेल के द्वारा। ह्यूमन सेल्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हमें पता है ह्यूमन सेल्स में 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स मतलब जो कि सेक्स सेल्स नहीं होते, बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, लेकिन एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, जो कि सेक्स डिटरमिन करते हैं बच्चे का। ठीक है, जैसे मेल्स में एक्स और वाई दोनों होते हैं और फीमेल में जो होते हैं वो एक्स और एक्स दोनों होते हैं। तो फीमेल तो सिर्फ एक्स प्रोड्यूस करेगी और मेल जो है वो एक्स और वाई प्रोड्यूस करेगा। तो व्हेन मेल्स एक्स एंड द फीमेल एक्स मीट, तो एक्स एक्स बनता है विच इज अ फीमेल, और व्हेन मेल्स वाई एंड द एक्स मीट्स देन इट विल बी एक्स वाई, तो इससे क्या बनेगा, मेल बनेगा। दिस इज हाउ सेक्स इज डिटर्मिन्ड ऑफ द चाइल्ड, एंड उसका डिटर्मिनेंट कौन है, फादर, the male one, because he is producing two chromosomes, X and Y both. लेकिन a female produces only one type of chromosome, that is X chromosome. अच्छा, फिर है our body has a number of endocrine glands that produce a various hormones. अभी मैंने बताया ना हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि अलग अलग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन में प्रेजेंट है एंड इट इज द मास्टर ग्लैंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड हमारी कौन है, पिट्यूटरी। ठीक है, आता है ये कई बार क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस 2011 से शायद सीटेट स्टार्ट हुआ था, 2011 से लेकर अभी 19 तक जितने भी हुए हैं, टेस्ट हुए हैं सीटेट के, उसमें जितने भी साइंस का कंटेंट का क्वेश्चंस आए हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। यू डोंट वरी, आपको जितना मैं करवा रही हूँ अगर आप इतना भी करते हो तो आई एम श्योर यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स इंस्ट्रक्ट अदर ग्लैंड्स टू परफॉर्म। पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि मास्टर ग्लैंड है, मास्टर है, तो वो इंस्ट्रक्ट करती है, तूने ये करना है, तूने वो करना है, तूने ये करना है। ठीक है, तो वो क्या क्या करना है वो सीखिए। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी से निकलता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जिससे कि क्या होता है, थायराइड जो है वो मेंटेन रहता है और गॉइटर नाम की डिजीज नहीं होती जिसमें वो गला फूल सा जाता है ना, वो वाली। ठीक है, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ये कंट्रोल करती है। इंसुलिन है जैसे, दिस इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास और ये शुगर लेवल को चेक करती है। ठीक है, फिर एड्रेनलिन है, स्ट्रेस होता है, ट्रक आगे अचानक आप भागे तो उस वक्त आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन होता है तो वो एड्रेनलिन होता है, और वो किससे प्रोड्यूस होता है, एड्रीनल से। तो 3-4 ये हम लोगों ने मेन पढ़े। जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ करता है, राइट। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है पहली चीज, ये ग्रोथ हार्मोन है। फिर तीसरा ये है कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक, फिर उसके बाद इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होती है किससे, पैंक्रियास से, और उसका काम होता है ब्लड शुगर मेंटेन करना। फिर उसके बाद होता है जो एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन जो है दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल्स, और इसका काम होता है स्ट्रेस को मैनेज करना, राइट। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये तो आने ही चाहिए। मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि विच, मतलब मैच द फॉलोइंग, लाइक थायरॉक्सिन किससे प्रोड्यूस होता है, मैच करके आपको बताना होता है। ओके, अच्छा, फिर एक छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल
हैबिटेट का वो मैं आपको बता देती हूँ। An ecosystem represents an area in which the plants, animals and microorganisms live along with the non-living components. इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं साथ एक दूसरे के इंटरेक्शन होती है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, ठीक है। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज हैबिटेट। ये 8th क्लास में चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है वो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट, शायद ये है, इस नाम से है। तो जिसमें कि अलग अलग हैबिटेट्स भी बताए गए हैं, टेरेस्ट्रियल कौन सा है, एक्वाटिक कौन सा है, वो भी मैं अभी सब डिस्कस करूंगी। क्योंकि सीटेट में सारे 6 to 8 की सारी साइंस में से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, और 9th and 10th के कुछ टॉपिक्स जैसे मैंने आपको बताया ऑप्टिक्स है वो इम्पॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला है वो आ जाता है कई बार 9th की, मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे कि मैंने आपको बताया कि बायोटिक कंपोनेंट होता है और एबायोटिक होता है। बायोटिक जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है, जिसमें प्लांट्स एनिमल्स सब आ जाते हैं, और एबायोटिक जो होता है जिसमें कि मिट्टी आ गई, पानी आ गया, ये सब आ गए, तो ये वाले एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। इनको मिलाकर क्या बनता है? इकोसिस्टम, राइट। हैबिटेट जो है, इट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म गेट्स ऑल इट्स नीड्स लाइक एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एटसेट्रा। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लिव कंफर्टेबली इज नोन एज हैबिटेट, जहाँ पे वो रहते हैं। जैसे आपका अपना घर है, तो इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म का एक हैबिटेट है। जैसे जो लिजर्ड है उसका हैबिटेट वॉल है, ठीक है, और शेर है उनके लिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, ग्रासलैंड्स है, फॉरेस्ट है, वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स पर्टिकुलर फीचर्स एंड दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे देयर कंफर्टेबली इज नोन एज अडेप्टेशन। ऐसे फीचर्स जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर जगह में आराम से रहता है, उसको अडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि अगर छिपकली को अगर आप पानी में डाल दोगे, नहीं, मुश्किल होगा। आप मछली को जो है टेरेस्ट्रियल में डाल दोगे तो वो कैसे रहेगी? क्योंकि उनके फीचर्स कुछ ऐसे हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि फिशेस के अंदर गिल्स हैं, फिन्स हैं, और जैसे रेप्टाइल्स के अंदर क्लॉज हैं, जिसकी वजह से वो वॉल से एकदम रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। और जैसे बर्ड्स हैं, उनके विंग्स हैं, फेदर्स हैं, जिसकी वजह से वो उड़ते हैं। सो दीज फीचर्स आर देयर विच हेल्प देम टू अडेप्ट। दिस प्रोसेस जिसकी वजह से वो आराम से रह सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, इज नोन एज एडजस्ट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अडेप्टेशन, राइट। समटाइम्स एन ऑर्गेनिज्म हैज टू एडजस्ट टू अ डिफरेंट एनवायरनमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि आपको किसी के घर जाके रहना पड़े 20 दिन या महीना या 2 महीना या 6 महीना, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि देयर आर सम बर्ड्स, देयर आर सम फिशेज जो कि सीजन चेंज होने पे माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है, ये माइग्रेट कर जाती है, मतलब दूसरी जगह पे चली जाती हैं, और कुछ आ भी जाती हैं। तो ऐसी जो फिशेज हैं, ऐसे जो बर्ड्स हैं, तो वो क्या उस प्रोसेस को कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन मतलब थोड़े टाइम के लिए कुछ जगह रहना और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सैल्मन्स जो होती हैं, फिशेज जो होती हैं, दे लिव इन द फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स। वो कहाँ रहती हैं? फ्रेश वाटर में। एंड देन दे मूव टू सॉल्ट वाटर ओशंस। वो सॉल्ट वाटर ओशंस में जाती है थोड़े टाइम के लिए। सो दे नीड अ वे टू स्टे हाइड्रेटेड। और लेकिन क्योंकि वो सॉल्ट वाटर में जाती है, उस हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हाइड्रेट करने के लिए वो पानी बहुत पीती हैं, ठीक है। तो अब वो देखो, वो भी अडेप्टेशन कर रही है ना, एडजस्ट कर रही है। सो दिस इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन। चाहे वो थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन वो ऐसी वाली माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी फिशेज हैं, माइग्रेटरी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको करना पड़ता है। अब अपने ऊपर लाकर देखे ना, इफ यू आर गोइंग टू समवन्स होम फॉर 6 months, तो ऑब्वियसली यू विल एडजस्ट देयर, ठीक है। तो दैट इज एक्लिमेटाइजेशन, राइट। अच्छा, अब हैबिटेट की अगर बात करें तो हैबिटेट मैंने आपको बताया ना, अ प्लेस जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। अगर वो लैंड पे है तो उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। प्लीज डू नॉट बॉदर अबाउट नोट्स, दे आर ऑल गिवन हियर, हैंडरिटन है, एंड इनफ फॉर योर सीटेड प्रिपरेशन एंड इनफ फॉर क्लास 8। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, एंड इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट। अच्छा, फिर है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट कहाँ है? जो कि पानी में होता है। पानी में फ्रेश वाटर भी आ जाता है और टेम्परेरी भी आ जाता है, जैसे पॉन्ड्स, लेक जो होते हैं बारिश के उससे बनते हैं। तो जो भी है ओकेजनल जो वाटर वाली बॉडी है वो भी इसमें आ जाती है, और परमानेंट वाटर बॉडी जैसे रिवर्स वगैरह हो गई वो भी इसमें आ जाती है।
फिर है डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट हैबिटेट आपको पता है जो रेगिस्तान के आ जाते हैं, जिसमें कि कैक्टस जैसे प्लांट्स एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कैमल्स होते हैं, रैट्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, ठीक। फिर है माउंटेन्स है। माउंटेन्स में क्या होता है, कौन सी अडेप्टेशन होती है, जो माउंटेन्स के जो ट्रीज होते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं और उनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक होती हैं। उनके जो एनिमल्स होते हैं उनमें फर मोटी होती है, थिक स्किन होती है, जिससे कि वो ठंड को बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। फिर आ जाते हैं ग्रास लैंड्स, जैसे कि जंगल्स वगैरह हैं जहाँ पे हिरन भी रहता है, जहाँ पे शेर भी रहता है। शेर जो है वो क्योंकि खाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रीडेटर। क्या कहते हैं, प्रीडेटर। और जिसको वो खाता है उसको क्या कहते हैं, प्रे, शिकार, ठीक है। तो मतलब शिकार ये हो गया और शिकारी ये हो गया। अच्छा, प्रीडेटर का भी आईज जो होती है वो ऐसी होती है जिससे कि वो दूर तक देख सके, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है जिससे कि वो अपने प्रे को पकड़ सके। प्रे जैसे हिरन है उसकी आईज दोनों साइड होती है ताकि इधर का भी देख सके और उधर का भी देख सके कि शेर आ रहा है नहीं आ रहा। इनकी स्पीड भी आपको पता है हिरन की स्पीड कितनी तेज होती है, ठीक है। सो दीज आर ऑल अडैप्टेशंस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट हैबिटेट्स, राइट। अच्छा, फिर है कुछ अडैप्टेशंस जैसे ओशंस की हैं। एनिमल्स जो हैं दे अडैप्टेड टू लिव इन द सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर में रहने की उनकी अलग अडैप्टेशन है। उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब जैसे फिशेस की होती है, कॉनिकल आगे से और पीछे से टेम्परिंग, ठीक है। गिल्स चाहिए होते हैं उनको ब्रीदिंग के लिए। और जो वेल्स होती हैं उनके हेड में यहाँ पर ब्लो होल्स होते हैं, ठीक है। ये सब अडेप्टेबिलिटी है कहाँ रहने के लिए, ओशंस में रहने के लिए, सागरों में, महासागरों में रहने के लिए। पॉन्ड्स एंड लेक्स का वैसे मैंने बताया, पॉन्ड्स एंड लेक्स की जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो जनरली फ्लोटिंग होती हैं। अच्छा, उनकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत रिड्यूस्ड होती हैं, ठीक है, और जिसमें रूट कैप्स नहीं होते, नहीं तो जनरली रूट्स के साथ रूट कैप्स होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव द रूट कैप्स, तो आप क्या बोलोगे, एक्वेटिक जो है प्लांट्स उनमें नहीं होते, ठीक है। तो स्टेम्स आर लॉन्ग एंड हॉलो, उनकी जो डंडियां होती हैं वो लंबी होती हैं। और लीव्स इफ फ्लोटिंग आर लार्ज वैक्सी एंड इफ सबमर्ज्ड आर स्मॉल एंड थिन, लीव्स भी उनकी छोटी होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि हाँ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो प्लांट बॉडीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है, फ्लोरा। और जो एनिमल बॉडीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है, फौना। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलकर, फ्लोरा एंड फौना मिलकर क्या बनाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं एक इकोसिस्टम का, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन अगर करें हम फॉरेस्ट की तो उसके लिए हम लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी पड़ती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। और देयर आर टू मेजर वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए दो चीज़ें मेन होती हैं। एक होती है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसमें एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी मतलब ये फ्लोरा एंड फौना की जो की जाती है, रक्षा की जाती है, वो आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट की जाती है। मतलब अगर जैसे एक शेर जंगल में रहता है, जंगल में नहीं रहता, कहीं और रह रहा है, तो वहाँ पे एक्स सीटू मतलब जो उसका हैबिटेट नहीं है वहाँ पे उसकी रक्षा करने को क्या कहा जाता है, एक्स सीटू, ठीक है। और इन सीटू कंजर्वेशन वो होती है जो कि उसके नेचुरल हैबिटेट में होती है। जैसे शेर का नेचुरल हैबिटेट उसका जंगल है तो वो इन सीटू होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन सीटू और एक्स सीटू, ये भी वही सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, और जो स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो कि नेचुरली एक एरिया में पाई जाती हैं उनको एंडेमिक कहते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टेड लैंड्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जितना भी टॉपिक हम कर रहे हैं दे आर ऑल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ आवर फ्लोरा एंड फौना, ठीक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो होती हैं जहाँ पे किलिंग, कैप्चरिंग और एनिमल्स की बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। नेशनल पार्क्स भी वही होते हैं जहाँ पर रिजर्व होते हैं, वाइल्ड लाइफ को काफ़ी संभाल के उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। और हमारा जो एग्जांपल है उसका मेन जो फर्स्ट हमारा फॉरेस्ट था इंडिया का वो था सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये कई बार आ जाता है, फर्स्ट जो नेशनल पार्क था वो सतपुड़ा नेशनल पार्क था। ये एक बार आया भी हुआ है मेरे ख्याल से 4 साल पहले के करीब सीटेट में, ठीक है। The animals where the number are diminishing to a level that they might get extinct. एक एनिमल्स की एक ऐसी स्पीशीज जो कि शायद चली जाए, जैसे हम आजकल शेर का, बाघ का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि अगर इनका नंबर कम हो गया तो हो सकता है एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, चले गए। तो ऐसी वाली ऑर्गेनिजम्स को कौन सी स्पीशीज कहा जाता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज।
ठीक है। और ऐसी बुक जिनके अंदर एंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाए उसको कहते हैं रेड डेटा बुक। ये पता होना चाहिए बस कि विच बुक इज द नेम ऑफ दैट बुक विच कंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो उसका पता होना चाहिए। अच्छा, फिर ये है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1972 में लॉन्च हुआ था। 1972 में हुआ था। किसकी प्रोटेक्शन के लिए? टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड नो रिगार्डिंग सीटेट। और काफ़ी मैंने ले लिया है, थोड़े से इसके टॉपिक्स रह गए हैं। आई विल बी कमिंग अप विद न्यू टॉपिक्स इन माय नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद बस हम क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, जस्ट गो ऑन रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग फॉर सीटेट, ठीक है। एंड प्लीज 8th क्लास स्टूडेंट्स आप भी ये देखिए, आपके लिए भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, आपकी एनसीईआरटी का ही सब पोर्शन मैंने लिया हुआ है, ठीक है। एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon so that you get to know my new notifications. Thank you so much.